नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम मॉडल पेपर कराने वाले हैं। मॉडल पेपर यानी एक्सपेक्टेड प्रश्न कराने वाले हैं और यही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये मॉडल पेपर 1 है। इस क्लास में हम जो है आपको जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं और बाकी जो पोर्शन रहेगा वो मॉडल पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर 1 में हम केवल और केवल जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हैं और यहीं से जो है बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है और कठिन पोर्शन है ये, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ज़्यादा नंबर कवर नहीं कर पाते हैं। तो यही हमने कोशिश की है कि यहाँ से जो है बच्चे अच्छे नंबर कवर करने की कोशिश करें और अच्छे नंबर लाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो यही हमारा मकसद है, यही स्मार्ट स्टडी का मकसद है कि बच्चे अच्छे नंबर लाएँ, ठीक है। तो मॉडल पेपर ये 1 है और इसमें जो है हमने केवल जीके और जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन कवर किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? बच्चों, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है। तो बच्चों, भारतीय संविधान में जो है संप्रभु का सही अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च है, ठीक है। यही इसका अर्थ होता है, भारत जो है आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च है। भारत का मतलब एक ऐसा देश है जो अपने फैसले खुद ले, ठीक है। थोड़ा हमने अपने शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करा है ताकि आप लोग भूलो नहीं, ठीक है। तो संविधान यह साफ करता है कि भारत पर किसी भी दूसरे देश का कोई नियंत्रण नहीं है। देश के अंदर कौन सा कानून बनेगा, कैसा कानून लगेगा, या भारत खुद तय करेगा। उसी तरह बाहर के मामलों में भी भारत किसी दबाव में नहीं आता है। युद्ध, संधि, व्यापार या विदेश नीति, इन सब पर अंतिम निर्णय भारत का होता है। इसलिए संप्रभु का मतलब है कि भारत ना अंदर किसी के अधीन है और ना बाहर, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च है, ठीक है। चाहे आप ऐसा याद रखना, चाहे ये जो हमने समझा इससे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 5, 6, 7, 8। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है, अनुच्छेद 19 के तहत जो है कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 दी गई। कितनी? 6 दी गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी। कितनी? 7 थी। और इसमें संपत्ति रखने और उपयोग करने की आज़ादी भी शामिल थी। बाद में यह महसूस हुआ कि संपत्ति का अधिकार सामाजिक समानता में बाधा बन रहा है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर सामान्य सूची अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। कितनी बची हैं? 6 बची हैं। और बोलने, एकत्र होने, संगठन बनाने, घूमने, रहने और पेशा चुनने की आज़ादी, ठीक, ये है। बोलने, एकत्रित होने, संगठन बनाने, घूमने और रहने और पेशा बनाने, ये 6 हैं, ठीक है। याद रखना, बोलने, एकत्र होने, संगठन, घूमने, रहने और पेशा, ठीक है। ये 6 बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चों है कि संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? यह सबसे लंबा भाग है, यह सबसे पहले लिखा गया, यह संविधान के उद्देश्य और दिशा बताती है, यह कानून बताती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह संविधान के उद्देश्य और दिशा को बताती है। किसको? उद्देश्य और दिशा को बताती है। डिटेल सोल्यूशन। कोई भी देश बिना सोचे, मतलब कोई भी देश बिना सोच और लक्ष्य के संविधान नहीं बनाता है। बिना सोच और लक्ष्य के जो है संविधान नहीं बनाता है। उद्देशिका बताती है कि भारत किस मूल विचार पर खड़ा है। भारत किस मूल विचार पर खड़ा है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल लक्ष्य लिखे गए हैं। जब कभी संविधान की किसी धारा का अर्थ समझने में समस्या आती है तो अदालत उद्देशिका की भावना को देखकर निर्णय लेती है। इसी वजह से उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक बच्चों, ये हमने अपने शब्दों में लिखा है। यदि आपको मेरा लिखा हुआ अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करते चलना, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा कोशिश किया है कि सभी बच्चों को समझ में आए। देखो, हमने आसान भाषा में जो है इसको यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो
सीधे जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं जिनके पास है, तो सीधे जो है फ़ास्ट मोड करके देख लेना, और जिनको समझना है कि कभी ना भूलें, तो हमारी ये कहानी टाइम में जो हमने आपको बताया है, सारा याद करते चलना, ठीक है? इसका आंसर तो होगा, यह संविधान के उद्देश्य और दिशा दोनों बताती है, ठीक है? और इसको हमने कहानी टाइम में आपको बता दिया है कि आप कभी वो नहीं भूलो, ठीक है? आप इससे अच्छे से पढ़ लेते हो एक बार, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? इसकी क्लास के नोट्स और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगी, ठीक है? लेकिन मिलेंगी कब? जब हम 500 प्लस मेंबर हो जाएँगे। तो 500 मेंबर आप कर दीजिए वहाँ पर, तो हम आपको ये क्लास के नोट्स और पीडीएफ आपको दे देंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है? आपको बार-बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कि भारत में एकल नागरिकता का क्या अर्थ है? भारत में एकल नागरिकता का क्या अर्थ है? हर राज्य की अलग नागरिकता, केंद्र और राज्य की अलग नागरिकता, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता, केवल राष्ट्रपति को नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का क्या अर्थ है? अर्थ बच्चों पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन ये जो है रिपीटेड है, एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, ठीक है? तो ध्यान रखना। इसका सही जवाब पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। इसको हमारे शब्दों में देख लीजिए, कि कुछ देशों के मतलब कुछ देशों में व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएँ होती हैं, ठीक है? कुछ देशों में व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएँ होती हैं, और एक देश की और एक राज्य की। भारत ने यह व्यवस्था नहीं अपनाई है। यह व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी नागरिकता एक ही रहती है, भारतीय। क्या रहती है? भारतीय। और इससे पूरे देश में समान अधिकार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पूरे देश में समान अधिकार मिलते हैं, और राज्य के बीच भेदभाव नहीं बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों है कि रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ क्या है? रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ क्या है? राजा सर्वोच्च है, सरकार सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है, या संसद सर्वोच्च है? रूल ऑफ लॉ का मूल अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून सर्वोच्च है। क्या है? कानून सर्वोच्च है। हमारे शब्दों में देख लीजिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून से ऊपर कोई नहीं होता, ना तो राजा, ना ही सरकार, ना कोई बड़ा अधिकारी, ठीक है? तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास ताकत या पद है, यदि किसी व्यक्ति के पास ताकत या पद है, तो भी उसे कानून का पालन करना ही पड़ता है, ठीक? कानून का पालन करना ही पड़ता है। जब कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है, तभी समाज में न्याय और विश्वास बना रहता है बच्चों। तो याद रखना, चाहे जितना जिसके पास पावर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उसको कानून का पालन करना ही होगा। कानून के फंदे में वो फंस गया तो बच्चा कोई निकल नहीं सकता। कानून का जो सही तरीका होगा, उसी के अनुसार वो बाहर निकल पाएगा, और गलत तरीके से वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है? तो कानून का जो है ला सभी को मतलब फॉलो करना होता है। कानून सर्वोच्च है, ठीक है? सर्वोच्च परी कानून है बच्चों, ठीक है? हमने अपने शब्दों में समझाया है, और राइट आंसर तो आपको पता ही हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, इसका राज्य का क्या अर्थ है? अर्थ बच्चों पूछ रहा, हमने अभी अर्थ वाले सारे क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन अर्थ से बनने चाहते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने ले लिए हैं। कि हमारे किसी भी बच्चे का यदि मतलब अर्थ से क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो जो बच्चों कोई भी क्वेश्चन मिस मत करके आना, सारे सही करके आना, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों स्मार्ट स्टडी पर ट्रस्ट करो। यहाँ पर हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की जाती है, कि बच्चों का एक भी क्वेश्चन मतलब कि ना फंसे, छूटे ना, ठीक है? एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि बात ये रहती है कि मान लो किसी टॉपिक से बच्चे पढ़ के गए, और उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आ गया, बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, टॉपिक आधा अधूरा पढ़ा है, तो इसलिए एक टॉपिक से हम सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये हमारी लैंग्वेज है। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। सरकार ना तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है, और ना ही धर्म के खिलाफ काम करती है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, ना मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है बच्चों। मस्जिद, मंदिर, मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, सबके साथ कानून समान व्यवहार करता है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसी समानता को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो बच्चों, हमने आपको जितनी आसानी से समझाना चाहा, हमने पूरी कोशिश कर ली है कि बच्चों को एकदम मलाई मार के क्वेश्चन दे दिया जाए, मलाई मार के जो है आंसर दे दिया जाए, कि बच्चों को हमेशा याद रहे। देखो कितनी आसान भाषा में हमने आपको लिख कर भी दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और हमेशा पढ़ लेना, और कभी नहीं भूलोगे, ऐसा हमने आपको समझा ही दिया है। ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राज्य सभी धर्मों के समान
साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में कौन सा अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में कौन सा अधिकार शामिल किया गया है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार या व्यापार का अधिकार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। समय के साथ समय के साथ जो है अदालतों ने कहा है कि बिना शिक्षा के सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। बिना शिक्षा के सम्मानजनक जीवन संभव नहीं है। इस सोच के आधार पर शिक्षा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। क्या माना गया है? जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। बाद में अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा का अधिकार स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। इसलिए शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 से जुड़ा है बच्चों। ठीक है, तो सारे पॉइंट बच्चों याद करते रहना। ठीक है, स्मार्ट स्टडी को आप याद करोगे जब पेपर देकर आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन राष्ट्र भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, जनता द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, संसद द्वारा नामांकन किया हुआ। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, जनता द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, संसद द्वारा नामांकन। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति आम जनता का चुनाव सीधे नहीं करती है। राष्ट्रपति के लिए एक विशेष निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। क्या? राष्ट्रपति के लिए एक विशेष निर्वाचन मंडल बनाया गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सभी मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और सही उत्तर क्या है? निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 14 में दी गई है। इसका डिटेल सॉल्यूशन है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। किसी को उसके पद, धन या शक्ति के कारण अलग व्यवहार नहीं मिलेगा। आम आदमी और बड़ा अधिकारी दोनों पर एक ही कानून लागू होगा। यह विचार विधि के समझ समानता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है बच्चों। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है 11। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या बच्चों 10 थी। कितनी थी? 10 थी। बाद में एक कर्तव्य जोड़ा गया कि वो कर्तव्य कौन था? बच्चों को शिक्षा देना। बच्चों को शिक्षा देना। अब कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने? 11 हैं। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदार भी जरूरी है। मतलब जिम्मेदारी भी जरूरी है। अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है बच्चों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारी लैंग्वेज में देख लीजिए, संविधान को लागू रखना और उसकी रक्षा करना जरूरी है। संविधान को लागू रखना और उसकी रक्षा करना जरूरी है। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ बनता है, अगर कोई संविधान यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ बनता है तो उसे रोकने के लिए उसको रोकने की शक्ति जो है अदालत के पास होती है। किसके पास? अदालत के पास। सर्वोच्च न्यायालय या देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है कि सरकार संविधान की सीमा में काम करे। सरकार को भी संविधान की सीमा में ही काम करना होता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं?
हमारे सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। ठीक है, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला राष्ट्र आपातकाल है युद्ध या विद्रोह की स्थिति में। राष्ट्र आपातकाल लगता है युद्ध या विद्रोह की स्थिति में। दूसरा आपातकाल लगता है राज्य आपातकाल होता है। दूसरा आपातकाल क्या होता है? राज्य आपातकाल होता है। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार ना चले तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है और उसे आपातकाल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल। और तीसरा जो आपातकाल लगता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है जब देश की आर्थिक स्थिति गंभीर हो जाए। ठीक है, आर्थिक स्थिति जब गंभीर हो जाती है, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, तब वित्तीय आपातकाल लगता है। भारत में एक बार वित्तीय आपातकाल लगा है। आप लोग कमेंट में बताना कब लगा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोकसभा का लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? बच्चों सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको लेना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी जो है बच्चों राज्यसभा का कार्यकाल लगा के आ जाते हैं कंफ्यूजन में, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में उनको डिफेंस एग्जाम में नहीं याद रहता, भूल जाते हैं कि किसका 6 था किसका 5 था। इसलिए कंफ्यूजन में गलत लगा के आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन लेना जरूरी था और इसको हम डिटेल में समझाएंगे भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का। ठीक है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का 6 वर्षों का। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि हर 2 साल में 1/3 व्यक्ति को जो है रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, ये वहाँ कंडीशन होती है। और लेकिन लोकसभा का कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष का होता है। चुनाव के बाद चुने गए सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव के बाद चुने गए सदस्य 5 साल तक संसद में रहते हैं। हालांकि आपातकाल में इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। जब कोई आपातकाल होती है तो अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल केवल और केवल 5 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का 6 लगा के आना। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, लोकसभा राज्यसभा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लोकसभा में 5 वर्ष, राज्यसभा में 6 वर्ष। हर 2 साल में 1/3 को जो है रिटायर कर दिया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, हालांकि हो सकता है आगे क्वेश्चन हमने राज्यसभा से लिया हो। फिलहाल हमने आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन किससे संबंधित है? समान कार्य के लिए समान वेतन किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, कानून अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। समान कार्य करने वाले लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए, यह एक आदर्श सिद्धांत है। इसे लागू करना सरकार का लक्ष्य है। इसे लागू करना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन अदालत में इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसे अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। कहाँ? नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। ये राज्यों को दिशा देते हैं, आदेश नहीं। राज्यों को दिशा देते हैं, आदेश नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947, 1948, 1950, 1951। इसका राइट आंसर होना चाहिए आखिरी वाला, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। संविधान लागू हुआ 1950 में। इसके बाद देश का पहला आम चुनाव कराया गया। यह चुनाव एक ही दिन में हुआ था, एक ही दिन में नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखना, हमने एक दिन में हुआ इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इस पॉइंट पर फोकस करो। ठीक है, तो यह चुनाव एक ही दिन में नहीं हुआ था, बल्कि 1951 से 1952 तक चला। इस चुनाव में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1951 1952। ठीक है, भारत में संघ व्यवस्था होने के बावजूद केंद्र को अधिक शक्तियां क्यों दी गई हैं? भारत में संघ व्यवस्था होने के बावजूद केंद्र को अधिक शक्तियां क्यों दी गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भारत एक बहुत बड़ा विविधताओं वाला देश है। यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षेत्र सब अलग अलग हैं। अगर केंद्र कमजोर होता है तो राज्यों के बीच टकराव बढ़ सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। और जो है इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा, क्या सोचा, कि संकट के समय केंद्र को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। किसको? केंद्र को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। इसी कारण भारत को संघीय होते हुए भी केंद्र की ओर झुका हुआ संघ कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? अदालतों द्वारा लागू किया जाना, सरकारों को समाज कल्याण की दिशा देना, नागरिकों को दंड देना, मौलिक अधिकारों को सीमित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरकार को समाज कल्याण की दिशा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व सरकार को बताते हैं कि देश को किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये अदालत में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन सरकार में उम्मीद की जाती है कि कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखें, इसलिए ये समाज कल्याण से जुड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार को समाज कल्याण की दिशा देना। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी को पता होगा बच्चों, इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान में यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हालांकि पुनः चुनाव लड़ सकता है। कार्यकाल समाप्त होने तक, नया राष्ट्रपति चुने जाने तक यह पद पर बना रहते हैं। ठीक है, पद पर बने रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समझ समानता। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलते हैं, चाहे वह नागरिक हो या मतलब नागरिक हो या विदेशी हो, लेकिन अनुच्छेद 19 के अधिकार जो हैं केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन्हें अधिकारों में से एक है, और इसलिए केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, और आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन और है, लेकिन हम इस क्लास में 20 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि जो है क्लास लंबी हो रही है। आगे 30 से 50 हम कल करा देंगे, या 30 से 40 करा देंगे। मतलब 20 से 50 या 20 से 40 कल करा देंगे, अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम अलग अलग टॉपिक, मतलब कि जैसे कि हिंदी हो गया और रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन भी लाएंगे। लेकिन अभी हम केवल इसमें जो लाए हैं जीके जेस और करंट अफेयर लाए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें जीके जेस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत कम है। अभी हमको लगता है नीचे होंगे करंट अफेयर के। तो फिलहाल हम आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अदालत द्वारा कानूनी समीक्षा न्यायिक समीक्षा कहलाती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अदालत यहाँ जांच करे, ना कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। यह शक्ति संविधान की रक्षा के लिए दी जा गई है, और इससे सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और सभी बच्चे जो हैं, जीडी के जितने बच्चे हैं, सभी लोग कमेंट करना जीडी जीडी जीडी। ठीक है, इससे स्मार्ट स्टडी चैनल का जो है सभी को पता चल सके कि स्मार्ट स्टडी पर जो है अच्छा नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर जो है आपके क्लास नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, इसका सोल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हुई, और टेलीग्राम पर हम पूरी पीडीएफ डाल देंगे, तो आपको जो बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, दोबारा से आप लोग पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।